कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो प्लीज़ भाई, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हाँ भाई कंटिन्यू करो भाई, तू बवाल बना रहा है भाई। ऐसे कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं कैसे ही रुक सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 5। यहाँ पे आज मैं 4 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ, चैप्टर 153, 154, 155 और 156, जिसके अंदर पूरे अकाज़ा का दी एंड हो जाएगा। अगर तुमने पार्ट 4 नहीं देखा वो जाके देखो, उसके अंदर अकाज़ा की फाइट का स्टार्ट था और इसके अंदर अकाज़ा की फाइट एंड हो जाएगी। इसके अंदर हमें अकाज़ा की बैक स्टोरी भी जानने को मिलेगी, जो सुन के तुम इमोशनल हो जाओगे अगर तुम्हारे पास दिल है तो। और अगर तुम्हें इन्फिनिटी कैसल आर्क का पार्ट 6 चाहिए तो तुम इस वीडियो के ऊपर 100 कमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर तुमने 100 कमेंट्स ना किए मैं पार्ट 6 नहीं लेके आऊँगा। जैसे 100 कमेंट्स होंगे इस वीडियो के ऊपर मैं पार्ट 6 ले आऊँगा। वैसे मुझे कमेंट से कोई नीड तो है नहीं, वैसे ही मैं देखना चाहता कि तुम लोग ये कर पाते हो या फिर नहीं। बाकी यार इंट्रो को और लंबा नहीं खींचते, चलते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर 153 स्टार्ट होता है जहाँ पे अकाज़ा की मुंडी कट चुकी है और उसकी पूरी फटी पड़ी है इस टाइम के भाई ये क्या हो गया, ये कैसा इंसान है, इसके पास तो बैटल स्पिरिट ही नहीं है। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके पास बैटल स्पिरिट ना हो। यहाँ तक के बच्चों के पास भी बैटल स्पिरिट होती है, लेकिन इस इंसान ने उसे सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पेड़ पौधे से फाइट कर रहा हूँ। तभी अकाज़ा यहाँ समझ जाता है कि तांजीरो ने सेल्फलेस स्टेट को मास्टर कर लिया, जिसे काफी देर से अकाज़ा भी मास्टर करना चाहता था। अकाज़ा यहाँ पे अपने सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है ताकि उसकी बॉडी उसको दोबारा से अपने साथ अटैच कर ले, मगर ये लाखों में एक चांस था, इसीलिए कि अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को ही उसके सर पे फेंक देता है, जो कि उसके सर के आर पार हो जाती है और उसका सर नीचे गिरने लग जाता है और डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसका सर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है, तांजीरो और गियू दोनों को यहाँ पे रिलीफ फील होता है कि चलो अकाज़ा फाइनली मर गया। बट अकाज़ा का सर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, फिर भी उसकी बॉडी उसके डीमन आर्ट को एक्टिवेट करती है। तांजीरो उसके मूव्स को देख पाए इससे पहले ही वो उसको लात मारती है। तांजीरो दूर जाके दीवार में लगता है और बेहोश हो जाता है। तभी गियू यहाँ पे वाटर ब्रीथिंग 4th फॉर्म स्टायरिंग टाइड से अकाज़ा पर अटैक करता है, मगर उसकी बॉडी पहले से भी जल्दी रीजनरेट कर पा रही थी। उसकी बॉडी तांजीरो की तरफ बढ़ने लगती है, मगर गियू काफी गुस्से में बोलता है कि अगर तुझे तांजीरो को मारना है तो पहले मेरे से लड़ना होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, वो अपने और फ्रेंड्स को अब मरता हुआ नहीं देख सकता। गियू की यह बात सुन के उसे किसी की बात याद आती है कि तलवार हमारे दिलों में होती है और जिससे हम लड़ते हैं वो हमारे हाथ हैं। मगर ये बात सुनने के बाद भी अकाज़ा की बॉडी यहाँ रुकती नहीं है, वो तांजीरो की तरफ बढ़ने लग जाती है। मगर तभी वहां से पीछे से एक लड़की अकाज़ा का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि हाकुजी सान अब रुकने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 154 स्टार्ट होता है जहाँ पे हम गियू की हालत देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो सिर्फ अपनी ब्रीथिंग स्टाइल के दम पे खड़ा है, वरना उसके मसल्स और उसके जो माइंड है उसने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन अब वो अपने एक भी फ्रेंड को मरने नहीं देगा, इसलिए वो यहाँ पे खड़ा हुआ। लेकिन अकाज़ा तब भी गियू की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो लड़की आके दोबारा से अकाज़ा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हाकुजी सान अब रुक जाओ। जिस पर अकाज़ा उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। वो लड़की अकाज़ा से कहती है कि चलो आफ्टर लाइफ में चले, मगर अकाज़ा बोलता है कि मुझे इन दोनों को मारना है। लड़की पूछती है कि तुम्हें इन दोनों को क्यों मारना है। वो कहता है कि अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगा मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा। फिर वो पूछती है कि तुम्हें स्ट्रांग क्यों बनना है। तभी अकाज़ा यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब सा बोलता है। अकाज़ा यहाँ बोलता है कि अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगा तो मैं अपने डैड के लिए मेडिसिन कैसे लेके जाऊंगा। मांगा के इस पॉइंट पे हमारी वन ऑफ द सैडेस्ट बैक स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि सुन के तुम भी इमोशनल होने वाले हो। तभी हम स्टोरी के अंदर आते हैं जहाँ पर हम हाकुजी नाम के बच्चे को देखते हैं जिसने चोरी की थी और गांव वालों ने उसे काफी मारा था और मार के गांव के लीडर के पास ले जाते हैं। और वो गांव का लीडर देख के हैरान होता है कि इतनी मार खाने के बाद ये बच्चा हंस रहा है। और तभी वो यहाँ पे उसे डीमन चाइल्ड का नाम दे देते हैं कि ये डीमन का चाइल्ड है। और गांव वाले ने उसकी स्किन के ऊपर ब्लू कलर की कुछ लाइंस भी लगा दी थी ताकि ये पता चल सके कि ये बच्चा चोर है। तभी वो वहाँ पे उसे छोड़ देते हैं और हाकुजी भागा भागा अपने घर की तरफ जाने लगता है। तरफ जा रहा होता है, उसे रास्ते में कोई मिलता है जो कि उसे बताता है तुम्हारे फादर ने ये सुना कि उनका बेटा अपने बीमार फादर को मेडिसिन और खाना खिलाने के लिए चोरी कर रहा है, तो उन्हें इतना बुरा लगा, इतनी शर्मिंदगी हुई, उन्होंने अपने आप को ही कर लिया। ये सुन के हाकुजी पूरी तरह से टूट जाता है। अभी हाकुजी को यहाँ पे अपने डैड का लेटर मिलता है, जिस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा था कि वो हाकुजी के ऊपर सिर्फ एक बोझ थे और वो हाकुजी के ऊपर से सिर्फ अपना थोड़ा सा बोझ कम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हाकुजी एक सिंपल और ऑनेस्ट लाइफ जिए। लेटर को पढ़ के हाकुजी को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अगर उसके डैड को उससे कोई प्रॉब्लम थी तो वो उसे बता सकते थे, लेकिन खुद को मार लेना तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। उस दिन जितनी मार खाई मैं उससे कई ज्यादा गुना मार खा
दिखा सकता था अपने डैड के लिए, तभी यहाँ पे उसे इंसानों की सोसाइटी से नफरत होने लग जाती है कि गरीब लोगों को हमेशा दुबा दिया जाता है। तभी हाकुजी अपने गांव को छोड़ के दूसरे गांव चला जाता है, जहाँ पे हाकुजी की कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है। छोटा सा बच्चा जिसके सामने काफ़ी सारे अडल्ट्स हैं, फिर भी वो इन्हें काफ़ी ब्रूटली मार रहा होता है। तभी वहाँ पे उस सोसाइटी का एक मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पे आके वाकई में देखता है कि हाँ एक बच्चा है जो कि अडल्ट्स को मार रहा है। वो हाकुजी को यहाँ ऑफर करता है कि वो उसका डोजो ज्वाइन कर ले। पहले तो हाकुजी मना कर देता है, लेकिन फिर वो उसको किसी तरह मना लेता है और अपने साथ उसके डोजो ले आता है। तो वो हाकुजी को अपने डोजो में लेके आता है, जहाँ पर वो उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम केजो है, इस डोजो को चलाता हूँ, लेकिन मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए मैं छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता हूँ। तुम यहाँ पे रह सकते हो जब तक तुम रहना चाहो। और उसकी एक बेटी भी है जो कि काफ़ी बीमार है, तो हाकुजी को उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बताते हैं कि मेरी वाइफ ने खुद को ही मार लिया था क्योंकि वो अपनी बेटी की केयर ही नहीं कर पाती थी, यानी कि उसकी केयर रखना इतना मुश्किल है और इतना इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पे हाकुजी पहली बार मिलता है कियुकी से, और कियुकी को ऐसे बिस्तर पे लेटे देखकर उसे अपने बीमार फादर की याद आ जाती है। तभी यहाँ पे मास्टर केजो किसी काम से बाहर चले जाते हैं और कियुकी उससे पूछती है क्या तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई थी। यहीं पर ही हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 155 स्टार्ट होता है, जहाँ पे अकाज़ा सोचता है कि आखिर क्यों बीमार लोग हमेशा हर चीज़ का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं। यहाँ तक कि काफ़ी दफ़ा तो मुझे ट्रेनिंग के टाइम भी उसकी केयर करनी पड़ती थी। उसकी बॉडी इतनी वीक है कि उसे हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत होती है जो कि उसकी केयर कर सके। हाकुजी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हाकुजी की जो लाइफ है वो नॉर्मल थी ही नहीं। वो अपना पूरा टाइम या तो ट्रेनिंग में निकालता था या फिर अपने फादर की केयर में। एक दिन कियुकी हाकुजी को बताती है कि आज रात फायरवर्क्स का शो होने वाला है और लोग कहते हैं कि ब्रिज से फायरवर्क्स का शो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन आज तक कियुकी वहाँ पे नहीं गई क्योंकि वो बीमार है और वो अपने मरने से पहले एक दफ़ा वहाँ पे जाके उस फायरवर्क के शो को देखना चाहती है। हाकुजी उसे बोलता है कि इस साल नहीं तो अगले साल या फिर उससे अगले साल तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, उसके बाद हम दोनों खुद जाएंगे और उस फायरवर्क के शो को देखेंगे। जो सुन के यहाँ पे कियुकी रोने लगती है। एक दिन मास्टर केजो और हाकुजी कुएं में से पानी पी रहे होते हैं, तभी वो हाकुजी को एक स्टोरी बताते हैं कि एक दिन मैंने एक बुजुर्ग को काफ़ी चोरों से बचाया था, इसीलिए उन्होंने खुश होकर मुझे ये ज़मीन दे दी। बाद में मैंने इस ज़मीन के ऊपर अपना डोजो बनाया और जब ये बात पास के किंजुत्सु डोजो को पता चली कि मैंने अपना डोजो बना लिया है, तो उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दी कि मेरी इमेज को गाँव में ख़राब कर दिया और इसी वजह से मेरे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं आता। और हाकुजी ये सारी की सारी बातें काफ़ी गौर से सुन रहा। तभी हाकुजी यहाँ पे इनके साथ ट्रेनिंग करता है, रहता है, खाता है और ये एक किस्म का इनकी फैमिली का पार्ट ही बन जाता है। तभी स्टोरी आती है 3 साल आगे, यहाँ पे हाकुजी 18 साल का हो चुका है और कियुकी 16 साल की हो चुकी है। एक दिन हाकुजी अपने नॉर्मल रूटीन की तरह अपना काम कर रहा होता है, लेकिन मास्टर केजू उसे बुलाते हैं। जैसे हाकुजी उनके साथ जाता है, वो उससे पूछते हैं क्या तुम मेरे बाद इस डोजो को संभाल सकते हो, और वो उससे एक क्वेश्चन भी पूछते हैं जो तुम इस पैनल में देख सकते हो कि उन्होंने इससे क्या क्वेश्चन पूछा। इसलिए भाई फेस टू फेस बैठ के ऐसी बात सुन के दोनों काफी एम्बैरेस फील करते हैं। हाकुजी के फादर ने जो लेटर में लिखा था, लास्ट वर्ड थे उनके, तुम एक ऑनेस्ट और सिंपल लाइफ जियो। और मेरे ख्याल से यही वो मोमेंट था जहाँ पे हाकुजी की लाइफ का वो पल स्टार्ट होने वाला था जो उसके फादर चाहते थे। हाकुजी यहाँ पे उन्हें हाँ कर देता है और वो सोचता है कि मैं मास्टर केजो और कियुकी को अपनी पूरी लाइफ के लिए प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो अपने फादर की ग्रेव पे जाता है उन्हें ये गुड न्यूज़ देने कि मैं अब शादी कर रहा हूँ, और जैसे ही वो शाम को वापस आ रहा होता है उसे फिर से रास्ते में कोई मिलता है कि उसे बताता है कि पास के किंजुत्सु डोजो तुम्हें और तुम्हारे मास्टर केजो को सरपास नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने कुएं में पॉइजन मिला दिया जिसका पानी पी के मास्टर केजो और कियुकी दोनों मर गए। जब हाकुजी उनकी डेड बॉडीज को देखता है उसे कुछ याद आता है जब वो इस साल कियुकी के साथ फायरवर्क्स देखने गया था। पे फायरवर्क्स देखते हुए कियुकी उसे एक ऐसी बात याद दिलाती है जो शायद हाकुजी भूल चुका था, लेकिन वो बात कियुकी के लिए काफ़ी मैटर करती थी। जहाँ पे हाकुजी ने एक दिन उसे बोला था जब वो बच्चे थे कि तुम अगले साल या फिर उससे अगले साल ठीक हो जाओगी और खुद फायरवर्क्स को देखने जाओगी। कियुकी उससे थोड़ी खुल के बात करती है कि मेरी मदर ने खुद को मार लिया क्योंकि वो मेरी केयर नहीं कर पाई। मेरे फादर ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मैं सही हो जाऊंगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी हार मान चुके हैं। और दूसरी तरफ एक तुम हो जिसने कभी भी मुझे एक बीमार इंसान की तरह नहीं देखा। तुम हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे से नॉर्मल तरीके से बातें की, तुम्हें कभी भी मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाकुजी तुम काफ़ी अच्छे हो। तभी वो उससे कहती है विल यू बी माई हस्बैंड, जिसके रिप्लाई में हाकुजी बोलता है यस आई विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एंड प्रोटेक्ट यू फॉर माई एंटायर लाइफ।
तभी हमें एक बहुत टेरिफाइंग इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है कि 18 साल का एक नौजवान लड़का जिसका नाम हाकुजी है, वो एक डोजो के अंदर इंटर होता है जहाँ पे मौजूद टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिला के 67 लोग थे और वो सिर्फ अपने हाथों के दम पे अपने फिस्ट से ही उन्हें मार डालता है। तो उन्हें इतने ब्रूटल वे में मारता है जहाँ पे तुम देख सकते हो उनकी पसलियाँ तोड़ रहा है मुक्के मार के, वो उनकी गर्दन को उतार रहा है मुक्के मार के। भाई बहुत ब्रूटल वे में मारा। और जब ये चीज़ एनिमेट होगी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। और जब उस डोजो की जगह को देखा गया वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे सिर्फ टूटे हुए फटे हुए बॉडी पार्ट्स ही पड़े हुए थे और पूरा डोजो बॉडी पार्ट से भरा पड़ा था। तभी हम हाकुजी को देखते हैं जो कि सभी लोगों को वहाँ से निपटा के खून में लथपथ बाहर आ रहा होता है। और जब वो आगे जा रहा होता है उसे वहाँ पे मिलते हैं हमारे माइकल जैक्सन मुजान। ये बात सुन के हैरान था कि सिर्फ एक जवान लड़के ने, 18 साल के लड़के ने इतने सारे लोगों को सिर्फ अपने हाथों के दम पे ही निपटा मारा। हाकुजी उसे कहता है कि यहाँ से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, मगर हमारे माइकल जैक्सन भाई एक ही बार में अपने हाथ को उसके आर पार घुसा देते हैं। और मुजान यहाँ पे उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है कि तुम्हारे अंदर एक अपर मून बनने का पोटेंशियल है, तुम एक डीमन बन जाओ। जिस पे हाकुजी कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ये हाकुजी नाम का बंदा अपर 3 आकाज़ा बन जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है एंड और हमारे आकाज़ा की बैक स्टोरी भी जो कि इमोशनल थी। और इससे हमें ये पता चलता है कि भाई विलन्स पैदा नहीं होते, लोग लोगों को विलन्स बना देते हैं। चैप्टर 153 स्टार्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि तांजिरो को होश आ चुका है और वो अपने सामने कुछ देखता है जिसको देख के उसकी फट जाती है। वो देखता है कि आकाज़ा ने अपने हेड को रीग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, आधा हेड रीग्रो भी हो चुका है। ये देख के तांजिरो रुकता नहीं है, वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है, हिनोकामी कागुरा को एक्टिवेट करता है, आकाज़ा पे अटैक करने वाला होता है। बट वो इतना थक चुका होता है कि उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से ही स्लिप हो जाती है, मगर वो आकाज़ा के काफ़ी पास आ जाता है, इसीलिए वो आकाज़ा को एक मुक्का दे के मारता है। और तांजिरो का ये मुक्का खाने के बाद आकाज़ा को मास्टर कैज़ो की भी याद आती है। तभी आकाज़ा को यह याद आता है कि उसे वीक लोगों से इतनी नफरत क्यों थी, क्योंकि वीक लोग दूसरों के कुएं में पॉइजन मिला देते हैं, फेस टू फेस फाइट नहीं कर सकते और पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। तभी आकाज़ा ये भी सोचता है कि मैंने अपने मास्टर के फाइटिंग स्टाइल को एक हथियार बना लिया और पता नहीं कितने लोगों को मार डाला। मैंने कभी भी अपने फादर के लास्ट वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं की, अपने मास्टर के फाइटिंग स्टाइल की भी रिस्पेक्ट नहीं की। तभी आकाज़ा यहाँ पे अपने डीमन आर्ट टेक्निक डेवलपमेंट को एक्टिवेट करता है जो देख के गियू और तांजिरो दोनों की फट जाती है, क्योंकि भाई अब वो लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। मगर तभी तांजिरो देखता है कि आकाज़ा यहाँ पे प्रीटी सी स्माइल दे रहा है। अभी यहाँ पे आकाज़ा अपने अटैक को लॉन्च करता है, गियू तांजिरो को बचा लेता है, मगर आकाज़ा ने अपना अटैक अपने ऊपर ही ले लिया जिससे उसकी हालत तुम देख सकते हो क्या हुई है। तांजिरो और गियू शॉक में होते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, अपना अटैक अपने ऊपर ही क्यों ले लिया। मगर तांजिरो की स्मेल पावर काफ़ी अच्छी है, इसलिए वो इस चीज़ को स्मेल कर पाते कि आकाज़ा इस टाइम काफ़ी रिलीफ और काफ़ी खुश फील कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि आकाज़ा की स्पिरिट उसके फादर से मिलती है जो कि अपने फादर से पूछता है क्या आप ठीक हैं, जिसके रिप्लाई में उसके फादर बोलते हैं हाँ हाकुजी मैं ठीक हूँ। तभी वो अपने सर को झुका के अपने फादर से माफ़ी मांगता है डीमन बनने के बाद जो कुछ उसने किया। मगर तभी उसके सर के ऊपर मास्टर केज़ू का हाथ आ जाता है जो कि उसे कहते हैं कि हर इंसान बुरे काम करता है लेकिन उसके पास एक मौका होता है अपनी गलती को सुधारने का। यह बात सुन के आकाज़ा काफ़ी खुश होता है, मगर तभी वहाँ पे माइकल जैक्सन का हाथ उसके सर के ऊपर आता है। वहाँ पे क्यूकी की स्पिरिट आती है जो कि उसे कहती है कि हाकुजी अब टाइम आ चुका है। और यहाँ पे हाकुजी की विल पावर के आगे मुजान भी नहीं टिक पाता और फाइनली यहाँ पे मुजान हार जाता है और आकाज़ा के ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है। हाकुजी यहाँ पे उसको गले लगाता है और रोने लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मगर क्यूकी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुश थी कि हम काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं। और जिस पोजीशन में उसने उसे गले लगाया हुआ था उसी पोजीशन के अंदर आकाज़ा की बॉडी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फाइनली अपर 3 आकाज़ा मारा जा चुका है। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता दें। और हाँ भाई तुमने 100 कमेंट्स करने हैं इस वीडियो के ऊपर अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ इस चैनल के ऊपर कोई डिस्टर्बिंग क्रीपी या फिर एच मानवा भी कवर करूँ, तो अगर तुम्हें कोई अच्छी सी मानवा या मांगा पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको मैं कवर करने की ट्राई करूँगा। बाकी कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि तुम चैनल पर जाके और वीडियोज़ इन्जॉय करो, इन्फिनिटी कैसल आर्क के पार्ट्स देखो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।